है, ठीक है। तो हम सारे NCERT के त्रिकोणमिति और हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन को हल कर दिए हैं, जो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं रियल नंबर, जिसको वास्तविक संख्या कहा जाता है, ठीक है। तो वास्तविक संख्या क्या है, इस यही वीडियो हम बना देंगे और आप देख लीजिएगा। चलिए, तो सबसे पहले दिया गया है कि भाग एल्गोरिथम विधि से HCF इसको ज्ञात करना है, ठीक है, एल्गोरिथम विधि से, ठीक। तो चलिए इसी को हम लोग हल करेंगे और बिल्कुल आसान से आसान तरीका से, जिससे कि आपको भी अच्छे से समझ में आ सके। और अगर वीडियो को पूरा देखे बिना अगर एंड करते हैं आप, तो आपको कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। इसलिए आप लास्ट तक मेरे वीडियो में बने रहें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। चलिए, ठीक। तो सबसे पहले देख रहे हैं आप 3 क्वेश्चन इसमें दिया गया है, ठीक है। चलिए, तो तीनों क्वेश्चन को बारी बारी से हम लोग हल करेंगे। सबसे पहले दिया गया 135 और 225। तो 135 और 225 का HCF यानी कि मसा, HCF का मतलब क्या होता है, मसा होता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, हम लोग को हल लिखना है। और हल लिख के क्या लिखेंगे, देखिए ध्यान से, आपको इसमें सबसे पहले हम लोग को मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा, यहाँ पास क्या दिया गया है वो मान लेते हैं। देखिए ध्यान से क्या मानना पड़ेगा, यहाँ पास दिया गया है ना, देखिए कि A बराबर क्या लिखेंगे, 225 लिखेंगे, और B बराबर जो लिखेंगे ना 135 लिखेंगे। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं आपको बताते हैं, ध्यान से देखिए। जो इसमें बड़ा रहेगा ना वो A का मान रहेगा, और जो छोटा रहेगा वो B का मान रहेगा। समझ में आ गया। चलिए, और हमको भाग एल्गोरिथम विधि से मसा निकालने के लिए एक फॉर्मूला मिलता है कि A बराबर BQ प्लस R होता है, यही होता है ना। चलिए, इसको इस प्रकार से लिखते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, या शेष लिख सकते हैं इसको, है ना, या शेषफल भी आप बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, तो ये बात आपको लिखना जरूरी है। ये भी इसके बाद में देखिए, हम लोग को 2 चीज मिला हुआ है, A और B का मान मिला हुआ है, और Q और R का मान हम लोग को निकालना है। चलिए, यही 2 बात है जो आप लोगों को समझ में नहीं आता होगा, लेकिन कोई बात नहीं, आज आप समझ जाइएगा बिल्कुल आसान तरीका से। चलिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे, जिसका जिसका मान दिया गया है उसको पुट कर देंगे। आइए समझते हैं। A का मान क्या है, 225 है, 225 ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद में B का मान क्या है, तो 135 है, ठीक है। अब गुना में क्या ऐसा चीज लाया जाए, देखिए यहाँ पास गुना दिए, क्योंकि वहाँ पास कोई चिन्ह नहीं था, तो कोई चिन्ह नहीं रहेगा बीच में, तो आपको देना है गुना का चिन्ह, है ना। चलिए, और अगर कोई चिन्ह आगे न रहे तो वहां तो प्लस का चिन्ह होता ही है, ठीक है। चलिए, तो अब बताइए यहाँ पास क्या होगा, अब हम लोग निकालेंगे, ध्यान से देखिए तो समझ में आएगा आपको। तो क्या होता है ना कि इसमें इससे भागा दिया जाता, इससे इसमें भागा देते हैं। देखिए, तो 225 में देना है भागा हम लोग को 135 से, तो 135 से लगाएंगे तो एक बार लगेगा, नहीं जी लगेगा, तो 135 से आ जाएगा। 5 में से 5 गया 0, 12 में से 3 गया 9, 1 से 1 गया खत्म, मतलब कि 90। अब यही चीज को हम लोग को लिखना है। अब आप देखिए, एक B तक तो हो गया था, Q क्या है यहाँ पास, देखिए Q भागफल है, क्या है, भागफल। तो इसमें भागफल क्या आया, 1 है ना, तो यही चीज को यहाँ लिखना है, 1 लिख देंगे। और प्लस में ना, तो प्लस में R क्या है, शेषफल है, शेषफल है, क्या है, शेषफल। तो शेषफल नीचे रहता है, यही चीज को यहाँ लिख देना है आपको, ठीक। चलिए, लिख दिए, इतना हो गया ना। अब बस ये आ गया, तो अब इसी तरह के आगे भी यही काम होगा जो आप सोच रहे हैं, यही जो काम हुआ अभी वही काम आगे भी करना है हम लोग को, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले क्या करना है यहाँ पास कि ये जो आपको दिख रहा है B के मान, उसको A में बदल लेना है। नहीं, देखिए, तो यहाँ पर सबसे बड़ा वैल्यू ये है, और ये उससे छोटा वैल्यू, गुना वाला नहीं लेंगे हम लोग, ठीक है, प्लस वाला लेंगे, ठीक। चलिए, मतलब कि 135 को यहाँ लाएंगे, बराबर ले लेंगे, इसके बाद में 90 लिख देंगे। चलिए देखिए, बताते ध्यान से। फिर क्या करना है, B और R को बराबर कर देना है। जो B का मान होगा और R का मान होगा, वो दोनों को आपस में क्या करना है, बराबर। छोटा वाला को इस साइड और बड़ा वाला को इस साइड। अब देखिए क्या बात है, उस टाइम में आपको लाना था 225 13 से भाग दे करके, है ना। अब लाना है 90 से भाग दे करके 135। चलिए देते हैं, 90 भागा 135, तो 9 दूना 18, 180 हो जाएगा, है ना। इसलिए हम 1 से लगा देंगे, ठीक है। तो 90 का 90 हो जाएगा ना, तो 5 में से 0 गया, 5 ही बचेगा, 13 में से 9 गया, 4 बचेगा। फिर देखिए ध्यान से, ये V का मान और A का मान तो पुट है, लेकिन Q का मान जो है, Q का मान मतलब कुछ भागफल खोज रहा है, तो भागफल इसमें हम लोग देखेंगे। अब तो भागफल 1 ना आ गया तो 1 लिखेंगे, ठीक है। लिख दीजिए 1 गुना में प्लस
प्लस क्या करेंगे तो शेषफल, क्या लिखेंगे शेषफल, तो शेषफल क्या है 45 है, यही लिख देंगे 45। चलिए अब देखिए ध्यान से, आपको दिखना होगा, वही काम फिर करेंगे जो आप ऊपर में किए ना, वही काम यहाँ भी करेंगे। चलिए देखते हैं ध्यान से, तो क्या करेंगे 90 को यहाँ ले आएंगे और 45 को यहाँ ले आएंगे। अब देखिए 45 में कितना, 45 से फिर भागा देंगे 90 में, चलिए देते हैं 45 भागा 90, 45 दूना कितना होता है 90 होता है। तो काट के आपको कटकुट नहीं देना है, जीरो देना है, ठीक है, क्योंकि हमको जीरो लिखना है, शेष कुछ ना कुछ लिखना है, तो कटकुट थोड़ी लिखेंगे, जीरो लिखेंगे, ठीक है। आइए अब देखिए 45 तो ये है, ठीक है, उसके बाद में भागफल क्या आ गया 2 आ गया, तो यही 2 को यहाँ लिख देना है, प्लस जीरो लिख देंगे, शेष क्या आ गया जीरो, यही शेष जीरो अगर आ गया तो हमारा मसा निकल गया। अब ये जीरो मसा नहीं है, देखिए क्या मसा है ऐसी, जो संख्या से ये 90 पूरा पूरा कटेगा वही जो हो जाएगा मसा, यानी HCF का मान हो जाएगा मसा, या लिख सकते हैं HCF बराबर कितना आ गया तो 45 आ गया, कितना आ गया 45, ठीक है, यही हो गया आपको मसा। जहाँ जीरो आ जाएगा आर के मान यानी शेषफल, वही उसका जो बी का मान आएगा वहाँ पास, वही उसका मसा हो जाए। हम लोग हल करेंगे और बिल्कुल आसान तरीके से, जो आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन हमेशा आते रहता भी है, तो इसलिए इसको हम लोग VBI मान करके हल करेंगे। चलिए, और बिल्कुल आसान तरीका से, ठीक है, ये आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, ये हम यहाँ से आपको लिखना है, यही काम करना है। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, क्या लिखना है, सबसे पहला पॉइंट को लिखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि एग्जामिनर जब चेक करता है ना तो उसको पहला पॉइंट और लास्ट पॉइंट देखने में ज़्यादा आता है, ठीक है, तो वही पॉइंट को हम लोग को देखना है और ध्यान से सीखना है, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले क्या हम लोग को दर्शाना है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 की प्लस 1, 6 की प्लस 3 या 6 की प्लस 5 के रूप का होता है, यही दर्शाना है, जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पास सामने दे दिए हैं, ठीक। चलिए, तो पहला दर्शाना है कि a बराबर 6 की प्लस 1 होता है कि न होता है, वो भी धनात्मक विषम पूर्णांक। तो धनात्मक विषम पूर्णांक मतलब समझिए आप ध्यान से, थोड़ा सा धनात्मक बोला है तो आप संख्या रेखा अगर दर्शाते हैं तो 0 से 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ठीक है, ये सब देखिए तो ऋणात्मक पूर्णांक इधर है, और उधर देखिए सॉरी यहाँ प्लस होगा, इधर प्लस होगा, इधर प्लस, मतलब कि दाईं ओर चलेंगे, मतलब पूर्णांक किसे कहते हैं तो धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और शून्य को मिलाते हैं तो वैसी को तो पूर्णांक कहते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग को धनात्मक विषम पूर्णांक की बात किया है, तो धनात्मक विषम पूर्णांक ये है और आगे 4 के बाद आएगा 5, तो एक ये है, ठीक है। तो चलिए हम लोग ध्यान से देखेंगे, यही बात को समझेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है ना, कि माना कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक a है, ठीक है, तो वही तो कोई मान लेंगे हम लोग कि ये है, आप b भी मान सकते हैं, लेकिन आपको पता है कि जब हम a बराबर निकालते हैं, a बराबर फॉर्मूला ही होता है कि b की प्लस r, तो क्यों हम दूसरा वर्ड को मानेंगे, इसलिए a को ले लिए हैं, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिए, अब क्या करना है आपको कि यहाँ पर एक बात समझना है, दिया गया है क्या कि 6 की प्लस 1 ये दिया गया है, यही दर्शाना हम लोग को ना। देखिए तो यहाँ पास a बराबर ये दिया गया है, ठीक है, a बराबर इतना दर्शाना है हम लोग को। तो देखिए यहाँ पास से आपको दिख रहा होगा फॉर्मूला क्या होता है, तो a बराबर b की प्लस r होता है ना, बिल्कुल। तो यहाँ पास देखिए तो b का मान जो है यहाँ पास क्या है 6 है, तो b का मान 6 देंगे ना। चलिए उसके बाद में r का मान क्या आएगा, तो r के मान अब अपने से मानना होगा, देखिए बताते हैं, r के मान जो होगा ना इसमें हमेशा b के मान से छोटा होगा, ठीक है। चलिए तो b का मान से छोटा तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है और 5 हो सकता है, ठीक है। यानी कि b क्या है, तो भाज्य बराबर होता है भाज्य गुना भागफल प्लस शेष, तो क्या है भाजक है, भाज्य बराबर भाज्य गुना भागफल होता है ना, है, इसलिए भाजक है, क्या है भाजक है। तो भाजक का मान जो होगा शेषफल से हमेशा बड़ा होता है और शेषफल हमेशा छोटा होता है भाजक से, ठीक है, समझिए थोड़ा सा। तो यही काम को करना है, हम लोग को रखना है, b का मान तो 6 दिया गया है और r का मान बारी बारी से रख करके दिखाना है हम लोग को, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले चलेंगे हम लोग इस पे रखेंगे फॉर्मूला, यहाँ लिख देंगे, ठीक है, कि भाग एलगोरिथम में से भाग एल्गोरिथम से, या फिर चलिए ध्यान से देखिएगा, तो भाग एल्गोरिथम होता है a बराबर b की प्लस r होता है, ठीक है। तो क्या करेंगे ना हम लोग सबसे पहले r का मान क्या रखेंगे, तो 0 रखेंगे, क्या रखेंगे
जीरो रखेंगे और दिखाएंगे कि आता है कि नहीं आता है। ठीक है, चलिए जीरो रखेंगे, 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, 5 रखेंगे। ठीक है, चलिए तो ए का ए रहेगा, बी का मान क्या है तो 6 है। कितना है 6 है। क्यू का मान कुछ भी नहीं, आर का मान क्या रख रहे हैं तो जीरो सबसे पहले रखेंगे। ठीक है, तो क्या निकल के आ जाएगा ए बराबर, तो 6Q, बिल्कुल जीरो जोड़ेंगे तो 6Q न रहेगा। ठीक है, तो ये आ गया एक, इसको रख लेना है, मान लीजिए इसको समीकरण फर्स्ट। ठीक है, उसी प्रकार से पुनः जब चलेंगे हम तो ए बराबर, बी का मान कितना है 6 है, और क्यू का मान कितना कुछ नहीं तो कुछ नहीं, और आर का मान अभी रखेंगे 1। लिख देना है कि आर बराबर, चूंकि आर बराबर 1, क्या लिखेंगे चूंकि आर बराबर 1 तो आ जाएगा 6Q प्लस 1। ठीक है, इसको मान लीजिए आप समीकरण सेकंड। ठीक है, तीसरा में चलिए ए बराबर बी क्यू यानी कि 6Q प्लस 2 हो जाएगा। जब 1 रखें तो फिर यहाँ पास दे दीजिए कि चूंकि आर बराबर कितना रख दिए 2 रख दिए, तो ये हो गया समीकरण आपका थर्ड मिल गया। इसी तरह से हम रखते जाएंगे, 2 रख दिए, 3 रखेंगे तो ए बराबर 6Q प्लस 3, ये हो गया आपका आई भी यानी चौथा। ए बराबर 6Q प्लस 4 हो जाएगा, ये हो गया पाँचवा। ए बराबर क्या आ जाएगा 6Q प्लस 5 आ जाएगा। ठीक है, इतना ही हम लोग को रखना था ना। चलिए बी आई आ गया, मतलब कि देखना है, ध्यान से देखिए। तो हम लोग खोज क्या रहा था, तो देखिए क्या खोज रहा था, तो 6Q प्लस 1 खोज रहा था, 6Q प्लस 3 खोज रहा था, 6Q प्लस 5 खोज रहा था। अब हम लोग विचार करेंगे, यहाँ पास धनात्मक विषम पूर्णांक की बात है ना, तो विषम पूर्णांक खोजेंगे, है कि नहीं है। ठीक है ना, तो खोजिए। तो विषम पूर्णांक देखिए कैसे निकलेगा, ये देखिए, तो आप देखिए तो यहाँ पास ध्यान से 6Q क्या है, ये समपूर्णांक है, क्योंकि 6 क्या है समपूर्णांक है। चलिए 6Q प्लस 1, अब देखिए 6 में 1 जोड़ेंगे हम तो कितना हो जाएगा 7, मतलब कि ये विषम पूर्णांक है, क्या है। और बाद में देखिए 6Q प्लस 2, 6 2 8 हो जा रहा है, समपूर्णांक हो जा रहा नहीं। चलिए उसके बाद में 6Q प्लस 3, 6 3 9, तो 9 जो होगा सम नहीं विषम पूर्णांक होगा, इसलिए ये भी होगा। उसके बाद में 6Q प्लस 4, 6 4 10 हो जाएगा, इसलिए ये भी नहीं होगा, ये समपूर्णांक होगा। अब देखिए 6Q प्लस 5 जो है ये है से होगा नहीं, 6 5 11 विषम पूर्णांक। तो आप देख रहे हैं तो मिल रहा है कौन कौन, तो 6Q प्लस 1 मिल गया, एक ये मिल रहा है, और एक 6Q प्लस 3 मिल रहा है, 6Q प्लस 5 मिल रहा है। तो आपको यही लिखना है लास्ट में कि अतः धनात्मक विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3 या 6Q प्लस 5 के रूप का होता है, के रूप का होता है। बस यही है इसका आंसर। बस आपको कुछ नहीं करना है, बारी बारी से आर का मान खाली करेंगे हम लोग कि क्वेश्चन क्या है। तो कहता है क्वेश्चन कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुना LCM है कि नहीं है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले तो हम लोग को मसाला से दोनों को याद करना है, और उसके बाद में दो संख्या जो दिया गया ना है वो संख्याओं का गुना और जो मसाला से आएगा वो दोनों का गुना बराबर है कि नहीं है, यही हम लोग को दिखाना है। ठीक है, चलिए तो इसी को हम लोग हल करेंगे सबसे पहले। चलिए तो पहला दूसरा तीसरा तीनों को हल करेंगे बारी बारी से। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग को मानना होगा कि पहली संख्या और दूसरी संख्या। ठीक है, चलिए हल करते हैं। लिखना है कि माना कि पहली संख्या बराबर कितना है तो 26 है, तथा दूसरी संख्या बराबर क्या है, मान लीजिए दूसरी संख्या बराबर क्या दिया गया है तो 91 दिया गया है। ठीक है, तो आपको पता है इसमें तो ये बोला नहीं है कि भाग लोगरिथम से निकालना है या फिर गुणनखंड विधि से निकालना है, तो हमको ज्ञात करना है दोनों, तो दोनों ज्ञात करना है तो हम गुणनखंड विधि प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले गुणनखंड कर लेंगे 26 का, तो 26 का गुणनखंड क्या होगा, 2 से लगाएंगे 13 आ जाएगा। तो बस इतना ही तो होगा ना, इसका आगे तो होने वाला नहीं है। फिर 91 का कर लेंगे, तो 91 का गुणनखंड करेंगे तो 2 से नहीं होगा लेकिन 7 से होगा, 13 से 91 है ना। चलिए तो ये दोनों को आपको बराबर में करके लिख लेना है। सबसे पहले 26 बराबर क्या आ गया, तो 2 गुने 13 आ गया। 91 बराबर क्या आ गया, तो 7 गुना
13 आ गया, यही दोनों आया ना। तो आपको एक काम इसमें करना है, आपको मसा लसा निकालने के लिए बताए थे हम कि जो दोनों में मिलेगा वो मसा कहलाता है, जो दोनों में मिलेगा क्या कहलाएगा, मसा कहलाएगा। तो लिखेंगे मसा यानी कि HCF। मसा का मतलब क्या होता है, HCF। दोनों में क्या मिल रहा है, तो 13 13 मिल रहा है, यही हो गया मसा, है ना। समझ में आया इतना। उसके बाद में लसा क्या होता है, देखिए ध्यान से देखिएगा तो आपको भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आपको लसा बराबर क्या है, तो सबसे पहले जो मसा आया उसको लिख लेना है, और उसके बाद में बचा क्या एक्स्ट्रा, तो एक्स्ट्रा में बचा 7 और 2 बचा, तो 7 और 2 को भी गुना कर देना है आपस में, ठीक है। 7 और 2 को भी गुना कर देना है। तो आप बताइए 63 91, 91 में 2 से गुना करेंगे हम लोग, ठीक है। तो 91 में 2 से गुना कीजिएगा तो 9 दूना 18 180 और 2 182 हो जाएगा, है ना। चलिए ये हो गया आपका लसा यानी LCM बराबर, ठीक है। 63 91, 91 दूना 9 दूना 18 180 180 और 2 कितना हो गया 182। ओके चलिए, तो यहाँ पर मसा और लसा निकल गया। तो यही बोल रहा था कि जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल मसा गुणे लसा बराबर होता है कि नहीं होता, HCF गुणे LCM, ठीक है, वही ना पूछ रहा था। तो जांच करते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए तो लिखेंगे जांच, क्या लिखेंगे, जांच लिखेंगे, ठीक है। चलिए तो जांच में क्या है, हम लोग को दो संख्याओं का गुणनफल था। दो संख्या कौन कौन, तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, तो 26 गुना क्या हो जाएगा 91 बराबर। क्या जांच करना है, LCM गुना HCF गुना LCM। तो HCF के मान कितना आ गया 13 आ गया, गुना 182 है तो 182 ले लेंगे, ठीक है। अब गुना करके चेक कर लेना है, ठीक है। तो गुना करने का एक शॉर्ट ट्रिक हमने बता रखा है, चैनल पे आप जाके देख सकते हैं शॉर्ट वीडियो में, नहीं तो कोई बात नहीं हम अभी कर देते हैं। देखिए ध्यान से, 6 में पहले 1 से गुना करना है तो 6 एकम 6 हो जाएगा, है ना। फिर तिरछा तिरछी गुना कीजिए और जुड़ देना है, 9 छक 54 प्लस 2 एकम 2, 54 में 2 जोड़ेंगे 56 हो जाएगा, ठीक है। तो 56 का कितना लिखते हैं 6 ही लिखते हैं, है ना। चलिए उसके बाद में हासिल कितना बच गया 5। अब देखिए क्या करना है कि लास्ट में लास्ट से गुना कर देना है, तो 9 दूना कितना हो जाएगा 18, 18 और 5 23, तो 23 66 आ गया, कितना आ गया 23 66 इस साइड का, यानी कि दो संख्याओं का गुना कितना आ गया 23 66, ठीक है 2366। अब 13 गुना 182 करेंगे, ठीक है, 182 गुना 13, तो आपको 13 का पहाड़ा आता होगा, तो 13 दूना कितना होता है 26 होता है, 26 का क्या लिखते हैं 6 लिखते हैं, हासिल 2 और 13 8, देखिए ध्यान से देखिएगा 13 8 74 से होता है, 13 8 74 से मैंने 104 होता है, ठीक है। और 13 दूना 26 का 6 हासिल 2 बच गया था ना, और 13 8 74 से 104, 104 में 2 जोड़ेंगे तो 106 हो जाएगा, तो 106 क्या है 6 लिखेंगे और हासिल 10 हो जाएगा, ठीक है। 13 एकम 13, 13 में 10 जोड़ेंगे तो 23 हो जाएगा। यहाँ भी आ गया 23 66, क्या आ गया 23 66 आ गया, ठीक है। तो दोनों का बराबर आ गया कि नहीं आ गया, तो हम लोग को यही जांच करना था, ठीक है। तो जांच क्या हुआ, सत्य हुआ, क्या हुआ, तो लिख देना है कि आपको सत्य लिख देना है, ओके। इतना ही काम करना है। उसके बाद में हम लोग देखेंगे सेकंड पार्ट को। चलिए सेकंड पार्ट को देख लेते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा आप लोग, ठीक। आइए तो सेकंड पार्ट में दिया गया है 510 और 92, है ना। तो ये दोनों को भी आपस में हम लोग कर लेंगे गुणनखंड करेंगे, क्या करेंगे गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले तो 510 का कर लेते हैं सबसे पहले, तो 510 का आप कीजिएगा तो आपको देखिए कितना से लगेगा, ये जिसके लास्ट में जीरो रहता है वो 2 से कटता है, ठीक है। तो 2 से लगा दीजिए, ठीक है। चलिए तो 2 से लगाएंगे तो 2 बचे 2 दूना 4 हो जाएगा, और 1 बचा तो 2 बचे 10, उसके बाद में फिर 2 बचे 10 हो जाएगा, ठीक है। अब 2 से नहीं लगेगा 5 लगेगा, 5 बचे 25, 5 एकम 5, ठीक है। चलिए 3 से कटता है ये 3 1 3 3 8 24 और 3 5 15 कट जाएगा 3 से, देखिए यहाँ बस ध्यान देना थोड़ा सा, 3 8 24 तो 1 बच गया और 3 5 15, यानी कि 3 5 15 सॉरी 15, ठीक है। अब देखिए तो 3 से 1 कटेगा, 3 दूना 6 और नहीं कटेगा ये 5 से, ठीक है। आप 5 से लगा दीजिए इसको, तो 5 एकम 5, तो 3 बचा और 5 से 35, 17 5 85 होता है ना। चलिए इसका हो गया गुणनखंड। अब करेंगे हम लोग 92 का, ठीक है। तो ये भी 2 से लगेगा क्योंकि लास्ट में सम संख्या है, तो 2 चौका 8 होता है और 2 छक 12। चलिए 2 से लगाएंगे
फिर लगा लीजिए 2 से, तो 2 और 3 हो जाएगा, 23 दूना 46 हो गया। अब 23 तो किसी से कटता ही नहीं है ना। चलिए तो इसको भी हम लोग जांच कर लेंगे, ठीक है। मसाला से पर निकाल लेते हैं। तो मसा बराबर क्या हो जाएगा, देखिए तो दोनों में क्या मिल रहा है, ध्यान से देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से, ठीक। पहला में आया 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17, दूसरा में क्या आ गया 2 गुना 2 गुना 23 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पास 2 और 2 दोनों जगह मिल रहा है। अब कोई मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो मसा बराबर कितना हो गया, 2 हो गया। और लसा बराबर क्या हो जाएगा, देखिए तो 2 जो आया उसको ले लेना है सबसे पहले, और जो बच गया है उसको ले लीजिए। तो 2 बच गया गुना 23 बच गया, और गुना क्या 3 बचे 15, 15 गुना 17 ले लीजिए, 15 गुना 17, इसको गुना कर दिया आपस में, 3 गुना 5 नहीं लिखे, ठीक है। चलिए तो अब ये दोनों को आपस में हम लोगों को सबको गुना करना है, तो गुना कर लेते हैं, देखिए ध्यान से। तो 2 दूना 4 और 23 चौके 20 से, ठीक है। 23 चौके 20 से, 23 गुना 4 23 दूना 40 23 23 चौके 92 23 बचे 23 चौके 92 होता है, सॉरी 23 चौका कितना होता है 92 होता है, और गुना 15 और गुना 17 है ना। चलिए ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो क्या देखते हैं, देख लो ध्यान से यहाँ पास कि 92 कर लेंगे सबसे पहले, 15 से गुना कर लेते हैं, देखिए 92 गुना 15। चलिए तो 5 दूना 10, 5 9 45 45 और 1 46 हो जाएगा। उसके बाद में 2 9 0 6 2 8 9 4 13 का 13 हो जाएगा, ठीक है। मैंने 1380, अब 1380 में कर लेंगे गुना हम लोग 17 से, क्या कर लेंगे 17 से, 7 0 हो जाएगा, 7 8 56 के 6 हासिल 5, और 7 21 21 और 5 26 का 6 हासिल 2, और 7 एकम 7 7 और 2 9, ठीक है। एक का पढ़ेंगे 0 बार 0, 1 8 बार 8 3 1 0 6 8 6 14 का 4, और 9 3 12 12 और 1 13 और 1 1 2, यानी कि 23 46 0 है ना। चलिए ध्यान से देखिएगा, तो आगे आपके पास 23 46 0, क्या लसा बराबर 23 46 0 आ गया है ना। अब हम लोग जांच करेंगे, ठीक है। जांच देखिए ध्यान से, ठीक। तो जांच होना है, तो जांच में क्या होता है कि दो संख्याओं के गुणनफल ना। तो सबसे पहले दो संख्या कौन कौन था, तो 510 था, और क्या था गुना 92 था, बराबर आ गया। मसा कितना आया, तो 2 आया, और लसा कितना आ गया, तो 23 46 0 आ गया है ना। चलिए तो 510 में 92 से गुना कर लेंगे, सबसे पहले कर लेते हैं, देख लीजिए 510 गुना 92, 0 2 10 9 0 9 हो जाएगा। उसके बाद में 9 5 45, 0 का 0 2 का 2, 9 में 0 जोड़ेंगे 9, और 5 1 6 और 4 के 4, मतलब कि 46 92 0, 46 92 क्या हो गया 0 हो गया, इसको लिख लेना है। चलिए 46 92 और 0 हो गया, ठीक है। आपको दिख रहा होगा, लेकिन थोड़ा सा मार्कर कम चल रहा है, चलिए कोई बात नहीं, आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक है। ये आ गया इतना। उसके बाद में इसको गुना कीजिए, ठीक है। तो 2 में 0 से गुना करेंगे तो 0 आएगा, और 2 में 6 से गुना करेंगे तो 6 दूना 12 का 2 हो जाएगा, ठीक है। हासिल 1 बचेगा, और 2 में 4 से गुना कीजिए, 4 दूना 8 और 1 9 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में 2 3 6 हो जाएगा, और 2 दूना 4 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए दोनों सेम आया कि नहीं आया, ठीक है। इसी प्रकार का प्रोसेस अगला भी एक क्वेश्चन में करना है आप लोगों को। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए। तो चलिए सबसे पहले बोला है कि पूर्णांकों के निम्न में जो दिया गया है उसको पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए, लेकिन अभाज्य गुणनखंड विधि से, ठीक है। तो अभाज्य गुणनखंड विधि आपको बता दिया गया होगा, जिस प्रकार से नहीं करके काटते हैं उसी को बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि, ठीक है। तो चलिए हम लोग प्रयोग करेंगे। एक होता है भाग विधि से मसा निकालना, और एक होता है गुणनखंड विधि से, और एक होता है भाग एल्गोरिथम विधि से, ठीक है। तो ये 3 विधि है, जिसमें हम लोग को एक विधि बोल दिया है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए, तो उसी से हम लोग ज्ञात कर लेंगे। चलिए कोई बात नहीं है ना,
चलिए ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले दिया गया है कि 12, 15 और 21। आज तक हम लोग को 2 को मिला था, 2 को में निकालना था कि मसौला सा ज्ञात करो, ठीक है। लेकिन आज हम लोग को मिल गया 3, तीसरा नंबर क्वेश्चन भी 3 को दिया गया, ठीक है। चलिए तो कोई बात नहीं, घबराने की बात नहीं है, वही वाली बात है। सबसे पहले 12 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, फिर 15 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, फिर 21 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ठीक है। चलिए तो 12 का करेंगे तो 2 छक 12, 2 तिहाई 6, 2 से नहीं होगा 3 से होगा, 3 पचे 15, 3 सते 21 हो जाएगा ना, यही ना। तो आपको लिख लेना है आराम से 12 बराबर 2 गुना 2 गुना 3, यही ना। चलिए 15 बराबर क्या आया, तो 3 गुना 5 आया। चलिए उसके बाद में 21 बराबर क्या आया, तो 3 गुना 7 आ गया। चलिए तो मसा और लसा दोनों यानी कि HCF और LCM, चलिए HCF लिख देते हैं, क्या दिक्कत है, ठीक है। HCF ही लिख दिए, कोई बात नहीं। आइए तो HCF वही होता है जो सब में मिलता है ना। चलिए तो सब में क्या मिला, 3 मिल गया हमको, ठीक है। इसलिए HCF बराबर कितना हो गया, तो 3 हो गया। उसके बाद में LCM ज्ञात करेंगे। आइए तो LCM ज्ञात करने के लिए जो मसा आता है उसको ले लेते हैं। उसके बाद में जो बच गया है तो 7, 5, 2, 2, ठीक है, कोई बात नहीं। 7 गुना 5 गुना 2 गुना 2, यही ना। चलिए गुना करते हैं। तो 7 तिया 21, 21 पचे 75 से 105 में 2 से गुना करेंगे, 210, 210 में 2 से गुना करेंगे तो कितना, 420 हो जाएगा, ठीक है। 420 होगा ना, देख लीजिए। 7 तिया 21, 21 बच्चे 75 से 105 में गुना करेंगे 2 से, 110 हो जाएगा। 110 में करेंगे 2 से गुना तो 210 होगा, 210 में 2 से गुना करेंगे तो 420 हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपको देखिए अगला पार्ट को हल करना है, ठीक है। यही ज्ञात करना था, HCF और LCM ज्ञात करना था, जो हम लोग ज्ञात कर लिए। आइए समझते हैं अब दूसरा क्वेश्चन को, ठीक है। आइए उसी तरह से 17 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 17 का होगा ही नहीं, तो इसको लिख सकते हैं ऐसे 17 गुना 1, बिल्कुल। जिसका अभाज्य गुणनखंड नहीं होगा उसका 1 है ना, 1 तो सबको काटता है ना, इसलिए 1 लेंगे। चलिए दूसरा में क्या है, तो 23 है, तो 23 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, तो 23 गुना 1 ही होगा। उसके बाद में क्या है, 29 है, तो 29 का भी गुणनखंड वही होगा, 29 गुना 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पास कोई तो नहीं मिल रहा, अभाज्य गुणनखंड इसका नहीं हो रहा था, इसलिए हमने 1 कम से कम ले लिया, क्योंकि जिसमें कोई भी चीज़ नहीं गुणन टूटेगा ही नहीं, उसका अभाज्य गुणनखंड में 1 लेना है आपको। और 1 लेने के बाद में 1 सब में मिल रहा है, क्योंकि 1 चाहे लीजिए या मत लीजिए 1 सब में होता है। तो जिसमें एक भी चीज़ ना मिले, कुछ भी ना मिले, उसको मसा 1 होता है। यानी कि मसा के मतलब क्या, HCF बराबर क्या हो गया 1, और LCM निकालना चाहे तो क्या हो जाएगा बताइए। तो सबको गुना कर देंगे आपस में, 1 को गुना करेंगे उसमें तो फर्क पड़ेगा। चलिए कर देते हैं, 1 गुना 17 गुना 23 गुना 29, है ना। चलिए सबको गुना करते हैं आपस में। तो 1 में 17 से तो 17, 17 में 23 से करते हैं गुना, देख लीजिए ध्यान से। तो 7 21 का 1 और हासिल 2 ना, तो देखिए 7 दूना 14, 14 और 3 17, 17 और 2 19 का 9 हो जाएगा, हासिल 1, 2 दूना 2 एकम 2, 2 1 3, यानी 391 हो जाएगा। 391 में 29 से कर लेना है गुना। आइए तो 9 एकम 9, 9 9 81 का 1, हासिल 8, और 9 3 27, 27 और 8 35। चलिए अब 2 एकम 2, 2 9 18, और 2 3 6, 6 1 7, 9 का 9, 2 1 3, और 8 5 13 का 3, और 7 3 10 और 1 11, है ना। चलिए मतलब कि 11 33 9 11 33 9 11 33 9, इस तरह का, ठीक है। तो आपको 2 क्वेश्चन को हम हल कर दिए, अब तीसरा क्वेश्चन आपके हाथ में है, ठीक है, जिससे आपको हल करना है। और चलिए आशा करते हैं ये वीडियो भी आपको समझ में आया होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हम इसी प्रकार के कंटेंट हमेशा अपलोड करेंगे। और चलिए बिल्कुल आसान तरीका है, अब आपको हम बताएंगे। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ के, क्या क्वेश्चन कहता है कि HCF 306 और 657 बराबर 9 दिया गया है, तो LCM 306 और 657 का ज्ञात कीजिए। मतलब देखिए दिया गया है ना
कि HCF 306 और 657 का मासा जो दिया गया है HCF वो 9 है, तो LCM इतना ही क्या होगा, बस यही क्वेश्चन है। चलिए दो संख्याएं दिया हुआ है जिसे हम मान लिए सबसे पहले कि हल लिख कर क्या किए हैं कि माना कि पहली संख्या बराबर 306 और दूसरी संख्या बराबर क्या मानना है 267। देखिए पहली संख्या 306 था और दूसरी संख्या क्या था 667 था, और ये तो मासा दिया गया है ना, है मासा है ये 9, ठीक है। चलिए तो हम लोग जानते हैं कि लासा निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है और मासा निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो यहाँ लासा निकालना यानी एलसीएम ना, तो चूंकि एलसीएम बराबर आप जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल या दो संख्याओं का गुणनफल बटा क्या होना चाहिए। देखिए यहाँ एलसीएम है तो नीचे एचसीएफ आ जाएगा, क्या हो जाएगा एचसीएफ यानी कि मासा, एचसीएफ यानी कि मासा। चलिए ये फॉर्मूला आप जरूर याद किए होंगे। अगर आपको पूछता लसा दिए हुए रहता और मासा पूछता तो आपको यहाँ लगाना होगा HCF बराबर, तो यहाँ पास हो जाएगा LCM, नहीं ये वाला यहाँ रहता और ये वाला यहाँ रहता। अगर HCF पूछता तब, क्योंकि पूछ रहा है LCM इसलिए HCF नीचे रहेगा, ठीक है, क्योंकि HCF हमको मिला है इसीलिए। अब आपको पता है कि दिया गया है HCF के मान कितना 9, तो रख देंगे। चलिए तो हो जाएगा LCM बराबर क्या, दो संख्याओं का गुना माने कि 306 गुना 657, 306 गुना 657 बट्टे क्या हो जाएगा, तो HCF क्या दिया गया है तो 9 है, क्या है 9, ठीक है। चलिए इतना तो करने आ गया होगा। तो अभी क्या करना है ना कि इससे इसमें भागा देना है, गुना करके भागा दीजिए या फिर पहले ही भागा दीजिए, ठीक है। चलिए तो पहले हम देख लेते हैं 9 से ये कटेगा 3 × 27 और 9 × 36, ठीक है, 3 × 27 9 × 27 हो जाएगा और 9 × 36 मैंने 34 बार में, है ना, तो आ गया आपके पास 34 गुना 657, है ना जी। चलिए तो इसको गुना करते हैं, ध्यान से देखिएगा, गुना कर लेते हैं 657 गुना कितना 34, 4 7 28 के 8 हासिल 2 और 4 5 20 और 2 22 के 2 हासिल 2 और 6 के 24 और 2 26 और 3 7 21 के 1 हासिल 2 और 3 5 15 15 और 2 17 और 3 6 18 18 1 19, तो 8 का 8 2 1 3 6 7 13 के 3 हासिल 1 और 9 2 11 11 1 12 के 2 हासिल 1 और 1 1 2, मतलब 22 33 8। इसका जो आंसर आ गया कितना आ गया 22 33 8, 22,338। तो इसको क्या लिखना है, देखिए ध्यान से क्या लिखना है कि अतः LCM बराबर 22,338 होगा, ठीक है। यही तो निकालना था हम लोग LCM, ठीक है। कितना 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 LCM इस तरह से लिख देना है, देखिए 306 और कितना 667 बराबर कितना, तो 22 33 8, यही हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो इतना ही काम आपको करना था इसमें। तो आशा करते हैं यही वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, क्या ठीक है। और सिद्ध करने वाला प्रश्न प्रतिवर्ष प्रत्येक वर्ष हमेशा ये क्वेश्चन आता ही रहता है कि √5 सिद्ध करें, √7 सिद्ध करें और √3 सिद्ध करें कि अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो 5 की जगह पर यहाँ 3 भी दे सकता है, 2 भी दे सकता है और 7 भी दे सकता है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, इसकी जगह पर कोई भी रहे उसको हल करेंगे बिल्कुल आसान तरीका से, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले आपको यही काम करना है कि इसके विपरीत मान लेना है। क्या मानना है कि यदि संभव हो तो मान लेना है कि √5 एक अपरिमेय था ना, तो परिमेय मान लेना है यहाँ, ठीक है। वो बोलता है कि अपरिमेय संख्या, तो मान लेना है इसके विपरीत क्या कि परिमेय संख्या है, ठीक। इतना लिख करने के बाद में हम लोग जानते हैं जब इस प्रकार से मानेंगे तो परिमेय संख्या क्या कहता है कि हम P/Q के रूप में रहेंगे, ठीक है। तो चलिए तो इसलिए करेंगे हम लोग कि √5 बराबर P/Q लिख लेंगे, कर सकते हैं ना, क्यों, जब P/Q के रूप में होगा तब ऐसे कर सकते हैं, ठीक। चलिए इसके बाद में लिखेंगे यहाँ पास कि चूंकि P और Q दो अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है जिसके मस बराबर कितना होगा 1 है ना, 1 होगा कर दीजिए। चलिए जहाँ Q बराबर ≠ 0 है ना, ये लिख सकते हैं, यानी कहने का मतलब है
कि जेकर ये दोनों के बीच का मास कितना 1 होगा, और साथ ही साथ यहाँ जो है q बराबर नहीं 0 होगा। क्यों? कि अगर q बराबर 0 हो जाएगा तो आप जानते हैं कि वो अपरिमेय संख्या हो जाता है, अगर q बराबर 0 नहीं रहेगा तो वो परिमेय संख्या होता है। ठीक है, तो इतना करने के बाद में यहाँ बस ये भी लिख सकते हैं कि p और q में अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य संख्या जो है ना, इसको हम अभाज्य संख्या लिखें, इसके जगह पर आप लिख सकते हैं कि उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है 1 है। ये भी लिख सकते थे, इसलिए हम मासा लिखें एक तो कोई बात नहीं, वो भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। ठीक, चलिए तो इसके बाद में क्या करना है ना, इतना लिखने के बाद में इसको थोड़ा सा हल करना है। क्या करना है? तो हल करना है। कैसे? तो चलिए वर्ग करने पर क्या करेंगे, लिख देंगे कि अब वर्ग करने पर। ठीक है, तो वर्ग करेंगे तो आप देख रहे हैं कि √5 का वर्ग हो जाएगा इस तरह से, उसके बाद में p/q यानी कि इसका भी वर्ग हो जाएगा। जब भी करेंगे वर्ग तो दोनों साइड, मैथ में जो भी काम होता है तो दोनों साइड होता है। ठीक, एक साइड नहीं होता। आइए इसके बाद में √5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है, √5 का स्क्वायर करें मैंने 5 × 5 = 25 होगा, और 25 के वर्गमूल कितना हो जाएगा 5, तो ऐसे भी रूट से स्क्वायर खत्म तो 5 लिख सकते हैं। ठीक, चलिए p का स्क्वायर का p² हो जाएगा, और बटा q का स्क्वायर q² हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब इसको यहाँ बस एक काम करना है, आपको गुणा करना है, कर लीजिए। तो 5q² हो जाएगा और p² हो जाएगा, बिल्कुल। तो इसके बाद में यहाँ इसका कर लेंगे। ठीक है, p² बटा 5 कर लेंगे। अब देखिए तो यहाँ पास कि 5 जो है p² को विभाजित कर रहा है, मैंने भाग के रूप में है ना, तो लिख देंगे यहाँ पास कि चूंकि 5 p² को विभाजित करेगा, साथ ही p को भी देखिए एक बात समझते हैं। जैसे मान लेते हैं p² को जब विभाजित कर रहा है तो p को भी करेगा ना, जैसे तोड़ेंगे इसको तो p को भी कर देगा, इसलिए यही काम लिखना है यहाँ पास, करना है आपको कि 5 p² को विभाजित करेगा और साथ ही साथ p को भी, दोनों को करेगा ना, जब p² को कर रहा था p को भी करेगा। ठीक है, चलिए इसके बाद में आपको कुछ मानना है। क्या मानना है? चलिए तो मान लेना है कि p देखिए बराबर 2m मानना है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना कुछ? p बराबर क्या मानना है? 2m मान लेना है, और इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, चलिए देखिए क्या करेंगे। p बराबर 2m माना, लिख लीजिए माना। ठीक, इसके बाद में क्या करना है कि यहाँ भी वर्ग करेंगे, वर्ग करने पर चलिए तो वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, p² बराबर 2m² है ना। चलिए तो p का स्क्वायर क्या होता है, तो p² होता है 2m²। चलिए देखिए थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना है, अगर √2 सिद्ध करना रहता तब 2 मानते, लेकिन √5 सिद्ध करने इसलिए 5m मानेंगे। क्या मानेंगे? 5m मानेंगे। ठीक है, चलिए तो 5m माने तो 5 का स्क्वायर होता है 25 और m का स्क्वायर होता है m²। ठीक ना, ये लिख सकते हैं। इसके बाद में आप क्या करना है आपको कि यहाँ देखिए तो ये p² का मान यहाँ निकला हुआ है कि नहीं। p² चाहे इधर कीजिए चाहे इधर कीजिए एक ही बात होता है। ठीक है, देखिए तो p² का मान हम रख सकते हैं 5q², तो यहाँ रखना है, क्या रख देंगे तो 5q² बराबर 25m² होगा ना। चलिए तो यहाँ देखिए क्या करना है, काटिए इसको, 5 × 5 = 25, तो q² बराबर क्या आ जाएगा, तो 5m²। ठीक है, इसके बाद में क्या करना है आपको कि देखिए इसके बटे में अगर हम ले जाते हैं 5 को, ठीक है, देखिए कैसे से q² बटे 5 कर देते हैं और बराबर m² बच जाएगा। नहीं तो यहाँ देखिए 5 जो है q² को विभाजित कर रहा है, तो यही वाला काम लिखना है, फिर से करना हम लोग को। तो 5 क्या लिखना है यहाँ पास भी, यहाँ भी 5 q² और q को भी विभाजित करेगा, क्यों? देखिए क्योंकि यहाँ पास देखिए विभाजित मतलब भाग लग रहा है ना यहाँ पास, इसलिए बोल रहा है कि विभाजित करेगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग को इसलिए क्या कहना है कि इसलिए
हमारी मान्यता गलत थी कि √5 एक परिमेय संख्या है। अतः √5 एक वास्तव में अपरिमेय संख्या है। देखिए क्या करना है, ये क्यों हमारी मान्यता गलत हुआ, क्योंकि देखिए यहाँ पास जो है 5 p² को विभाजित कर रहा और p को भी, और वही 5 जो है q² को विभाजित कर दिया और q को भी। इसलिए मतलब दोनों जगह विभाजित करने के चलते हम लोग को मान्यता जो गलत था कि ये परिमेय संख्या है, यही बात हो गया गलती हम लोग को, ठीक है, कि दोनों जगह ये विभाजित कर दे रहा है। इसीलिए हमारी मान्यता गलत है कि यहाँ भी 5 जो है, यहाँ 5 जो है ना q² को विभाजित कर रहा है, यहाँ भी कर रहा है। देखिए तो उसी तरह से हम लोग कहेंगे कि इसलिए हमारी मान्यता क्या था, गलत था कि √5 भी एक परिमेय संख्या है, ठीक है, बिल्कुल अपरिमेय संख्या है। तो यही हम लिखे हैं, इसलिए हमारी मान्यता गलत थी कि √5 एक परिमेय संख्या है, ये गलत माना है, ठीक है। इसलिए हम लोग को वास्तव में पता चल गया कि √5 एक क्या है, वास्तव में अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं, बस शुरू से एक बार आपको फिर से रिवीजन करा देते हैं। सबसे पहले क्या करना है कि √5 अपरिमेय संख्या है, तो इसके विपरीत मान लेना है कि √5 एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है तो √5 के बराबर में हम p/q दे सकते हैं, ठीक है। और चूंकि p और q दो अभाज्य संख्या है और जिसके मात्रा कितना होगा, 1 होगा, और q बराबर 0 नहीं होगा, ठीक है। आइए उसके बाद में क्या करना है कि वरे कर देना है। तो वरे करने के बाद में आपको मिलेगा 5 बराबर p² तो आपको क्या करना है, गुणा करने के बाद में कि 5 को जो है से बटा में ले आना है p² के, ठीक है। तो p² के बटा में लाइएगा तो कितना यहाँ दिख रहा होगा आपको कि 5 जो है इसके भाग के रूप में है, तो यहाँ विभाजित करेगा, ठीक है। अरे p² का जब कोई अंक रहेगा क्या दिक्कत है, तो विभाजित करेगा ही। आइए तो पुनः क्या मानना है हम लोग को, फिर लिखना है कि p² बराबर p बराबर 5 मानेंगे। देखिए और यहाँ पास एक बात आपको छुपा हुआ है कि अगर आपको रहेगा √5 सिद्ध करना है तो √5 की जगह पर हम यहाँ पर 5 मानेंगे। अगर √7 सिद्ध करना रहता तो हम यहाँ 7 लिखते, √3 सिद्ध करना रहता तो √7 लिखते। समझ में आया, 3 लिखते, मतलब कि जो रहेगा वहाँ पास वही यहाँ मानना हम लोग को, ठीक है। चलिए उसके बाद में मान लेना है, उसके बाद में इसको वरे कर लेंगे और वरे करने के बाद में जो भी आए उसके फिर 5 को ले आना है नीचे और q² को ऊपर कर देना है। ऊपर करने के बाद में क्या करेंगे, तो देख रहे हैं यहाँ पास कि वही कंडीशन यहाँ भी आ गया जो कंडीशन यहाँ था, ठीक है। p² बटा 5 था और यहाँ q² बटा 5 आ गया। तो आप देख रहे हैं कि ये दोनों आपस में विभाजित कर रहा है, इसलिए हमारी मान्यता जो गलत थी कि ये एक परिमेय संख्या है, बिल्कुल ये अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो आशा करते हैं यही वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, √5 एक अपरिमेय संख्या, ठीक है, यही हम लोग सिद्ध करेंगे और बिल्कुल आसान तरीका से, सरल भाषा में, और आपको कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो चलिए बिल्कुल आसान तरीका से इसे हम लोग सीखेंगे और समझेंगे, ठीक। ज़्यादा समझने पर काम करेंगे हम लोग, सीखने पर काम नहीं करेंगे, ठीक है। आइए समझते हैं। सबसे पहले आपको लिखना है, सिद्ध करना है ना कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो आपको मान लेना है इसके विपरीत। क्या मानना है कि मान लीजिए कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। वो बोल रहा था कि अपरिमेय संख्या है, तो हम लोग मानेंगे कि परिमेय संख्या है। माना कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। क्या है, एक परिमेय संख्या है। इतना करने आ जाएगा ना आप लोग को। तो जब ये है ना, इसलिए हम लोग कर लेंगे इसको 3 + 2 √5 बराबर p/q लिख लेंगे, ठीक है। जब परिमेय संख्या है तब ऐसा होगा, ठीक है। और देखिए लिखना है कि चूंकि p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है, 1 होगा, ठीक है। और लिखना है
क्यू बराबर नॉट इक्वल टू 0, ये बात आपको लिख देना है। ठीक है, लिखने के बाद में क्या करना है आपको कि देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन जब प्लस माइनस रहे बटा में रहे तो आपको क्या करना है कि परिमेय संख्या को एक साइड और आप परिमेय संख्या को एक साइड करना होता है। तो इसमें आप परिमेय संख्या एक हमको √5 सिर्फ दिख रहा है, नहीं जी बिल्कुल √5 सिर्फ है, और सारे जितने वैसे परिमेय संख्या है तो आपको क्या करना है कि परिमेय को एक साइड और अपरिमेय को एक साइड कर देना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं। ये 5 को हम लोग को करना है एक साइड, तो कर लेंगे। देखिए कैसे करेंगे इसे। सबसे पहले 2√5 को रहने देंगे इधर और ले जाएंगे उधर p/q है तो p/q, और ये 3 जो है इधर माइनस में चला जाएगा, नहीं चले जाएगा ना। चलिए उसके बाद में जब हम √5 बराबर निकालना चाहें तो क्या आ जाएगा, तो p/q माइनस 3 बट्टा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। जब √5 छोड़ेंगे यहाँ पास तो यहाँ पास क्या गुना में न है 2, तो 2 जब गुना में है तो ये आ जाएगा भागा में, है ना। चलिए तो आप देख सकते हैं कि यहाँ हो गया अपरिमेय संख्या अपरिमेय और यहाँ हो गया परिमेय, सारे क्या हैं परिमेय। लेकिन आप लिख सकते हैं कि परिमेय और परिमेय संख्या का अंतर एवं भागफल क्या लिखेंगे, चूंकि हम लोग जानते हैं कि दो परिमेय संख्या का अंतर एवं भागफल परिमेय ही होता है, परिमेय ही होता है। देखिए हम ये क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ पास देखिए अंतर का काम है और 2 जो है बटा ग्रुप में मतलब भाग ग्रुप में है, इसीलिए हम लिखे कि 2 परिमेय संख्याओं का अंतर, अंतर का मतलब घटाओ, अंतर का मतलब घटाओ, और भागफल का मतलब भाग, भाग का मतलब भागा यानी बटा के रूप में हो। ठीक है, इसीलिए लिखिए कि भागफल परिमेय ही होता है। आप जानते होंगे कि परिमेय संख्या का अंतर, जोगफल, भागफल, गुणनफल सब क्या होता है परिमेय ही होता है। इसलिए हम लोग ये काम को लिख देना है, ये काम को कर देना है। और आपको इतना करने के बाद में क्या करना है कि देखिए लिखना है कि अपरिमेय संख्या बराबर क्या है। देखिए तो यहाँ पर ध्यान से अपरिमेय बराबर कितना है तो √5 है। ठीक है, और परिमेय बराबर क्या है ये भी लिख लीजिए, परिमेय बराबर तब p/q माइनस 3/2 है, यही ना है। तो आप जानते हैं कि कभी भी परिमेय और अपरिमेय आपस में बराबर नहीं हो सकता है, इसलिए हम लोग को मान्यता गलत है। यहाँ देखिए परिमेय अपरिमेय बराबर परिमेय आ जा रहा है, ठीक है, जो कि कभी संभव नहीं है। लिख देना है कि परिमेय बराबर, अपरिमेय पहले लिख दीजिए, कहा कि अपरिमेय है, अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या है जो कि संभव नहीं है, जो कि संभव नहीं है। ठीक है, ये बात हम क्यों लिख रहे हैं, देखिए कभी भी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या आपस में बराबर हो सकता है नहीं ना, इसलिए हम ये बात को लिखे यहाँ पास कि अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या है जो कि संभव नहीं है, लेकिन यहाँ पास है, इसलिए हमारी मान्यता गलत थी। इसलिए हमारी मान्यता क्या थी, इसलिए हमारी मान्यता गलत थी कि कितना था जी 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, तो परिमेय संख्या है, अतः वास्तव में जो है, अर्थात वास्तव में ये अपरिमेय संख्या है। कौन अपरिमेय संख्या है, देखिए कौन है तो 3 + 2√5 वास्तव में क्या है आप देखिए पढ़ लेते क्या कहता है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है।
मतलब जो जो शांत आया था उसको हम लोग को लिख देना है दूसरा नंबर में, ठीक है। जो पहला में शांत आया ना वो सबको लिख देना है। एक तो ये शांत हो गया, ये शांत हो गया, ये, और देखिए शांत कौन हो गया, ये हो गया, और एक ए, ठीक है। तो आपको जो जो शांत दिखा वहाँ उसको लिख देना है आपको, ठीक है, समझ में आया। चलिए तो 2 को तो बन जाएगा बिल्कुल आसान तरीका से। अब हम लोग समझे क्वेश्चन नंबर 3 को। क्या कहता है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। तो वास्तविक संख्या किसको कहते हैं? तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को या समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं, ठीक है। तो चलिए कहता है कि वास्तविक संख्या के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं और प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। बताना है कि यह परिमेय संख्या की नहीं। और क्या कहता है, यदि यह परिमेय संख्या है और p बटा q के रूप की है तो q की अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। माने वही अभाज्य गुणनखंड करने के लिए बोल रहा है q बराबर। चलिए तो उतना हम लोग को विश्लेषण नहीं करना, विशेष आपको जानकारी ये लेना है कि पूछ क्या रहा है कि कौन है जो है से परिमेय संख्या है। एग्जाम में बस यही आता है कि कौन जो है से परिमेय है और कौन अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग उसी को समझेंगे और ध्यान से सिर्फ आप देखिएगा, सब समझ में आने वाला है, ठीक है। आइए तो पहला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो पहला है 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए 3 के 1 में क्या है, तो 43.123456789 यही है। और दूसरा में क्या है देख लीजिए 0.12112 0.120 सॉरी 0.120 1200 1200 1240, ठीक है, इस तरह से। और डॉट 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 इसमें दे दिया गया, ठीक। और देखिए तीसरा क्या है, इसमें होगा 43.123456789। इस पे रैंकिंग दिया गया है जिसको बार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बार। चलिए तो हम लोग को ये मुख्य रूप से ये बताना है कि ये तीनों जो एग्जाम्पल दिया गया है ये परिमेय संख्याएं हैं कि अपरिमेय संख्याएं, ठीक है। तो आपको हम बता देते हैं एक बात, आप गौर से सुनिएगा ध्यान से। ये देखिए तो कहीं ना कहीं जा करके लास्ट कर गया है और पूरा कट गया है। क्या है? तो हम कहेंगे ये तो शांत है, पूरा बिल्कुल शांत है, लेकिन परिमेय है कि अपरिमेय है। तो आपको अगर डॉट डॉट में दिया हुआ रहेगा तो वो अपरिमेय होगा, और अगर बिना डॉट डॉट के रहेगा तो वो परिमेय रहेगा। मतलब देखिए यहाँ आकर के ये बेचारा लास्ट कर गया है, 9 के बाद आगे नहीं गया, इसलिए ये क्या है, तो एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। और देखिए बात है कि गुणनखंड करने के लिए बोला है ना, तब बोला है तो कहा है, मतलब देखिए 1 2 3 4 9 वर्ड है ना, तो नीचे कै गो 1 पर 8 गो 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नहीं 8 गो नहीं, 1 पर 9 गो 0 हो जाएगा ना, पॉइंट हटाएंगे था, जय गो इधर अंक है उतना ही 0 बैठेगा, है ना। चलिए तो आप उसको गुणनखंड कर देंगे तो हो जाएगा। चलिए उसके बाद में समझ गए, ऐसा ही संख्या एग्जाम्पल में यही आता है आपको चुनने के लिए, परिमेय है कि अपरिमेय है, और विशेष जानकारी तो आप समझ सकते हैं, इसको गुणनखंड कर लीजिए, कहानी खत्म है ना। चलिए और ये देख लेते हैं। देखिए तो कहीं ना कहीं 0.12 0 1 2 00 1 2 000 और बढ़ते बढ़ते जा रहा है और रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, तो ऐसे संख्याओं को कहते हैं अपरिमेय संख्या। देखिए ना बढ़ोतरी होते जा रहा है, 0 में 0 यहाँ बढ़ा 0 यहाँ, लेकिन 12 वही है, 12 वही, लेकिन 0 में बढ़ोतरी होते जा रहा है, ये रुकने का नाम ले रहा है? नहीं ले रहा है। तो ऐसी स्थिति में ऐसी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। इसका अंत है नहीं कि हम गुणनखंड करें, इसका तो गुणनखंड होने वाला नहीं है। जो परिमेय संख्या था उसको गुणनखंड करना था, उसने बोला है कि जो परिमेय रहेगा उसको गुणनखंड करना है, ठीक है। चलिए तो ये तो अपरिमेय संख्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। आइए इसके बाद में ये देखते हैं, इसको रैंकिंग बोलते हैं, और रैंकिंग के सवाल बनाना बहुत आसान है, उसका एक हम वीडियो बना देंगे और जाकर प्लेलिस्ट आप चेक कीजिएगा, बनाया भी हुआ भी है, आप देखिए ध्यान से। चलिए समझते हैं इसको। तो 43 है ना, तो ये भी देखिए परिमेय संख्या है, क्योंकि कहीं ना कहीं जाकर के ये स्टॉप हो गया है, रुक गया है, ठीक है। तो रुक गया है, जब हम इसको देखिए तो पॉइंट हटाएंगे और रैंकिंग हटाएंगे तब कुछ ना कुछ परिमेय संख्या के रूप में आएगा, बिल्कुल आएगा। और देखिए ध्यान देखिए आप, अगर रैंकिंग लगाया हुआ रहेगा तब वो बिल्कुल परिमेय संख्या है, ठीक है। आप देखिएगा कहीं भी देख लीजिएगा, कोई भी क्वेश्चन रहे और उसके ऊपर बार दिया हुआ रहे तो वो क्या है,
परिमेय संख्या होगा। समझ में आ गया? तो चलिए बस इतना ही कहानी था, और आप लोगों को विशेष जो परिमेय संख्या है उसको आप गुणनखंड कर लीजिएगा, बस कहानी खत्म। समझ में आ गया? तो चलिए आशा करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और सारे क्वेश्चन को ये हल कर दिए हैं और बारी बारी से आप जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट को चेक कीजिए, उसमें सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। थैंक यू।